हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। सो आज हम लोग पढ़ने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और, वीडियो शुरू करने से पहले वैसे तो आप सब लोग को पता ही चल गया होगा, बट अगर बाई चांस किसी से भी मिस हो गया है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। आप लोग जाके इसको फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 में आया था एंड इट हेल्प अस टू कैरी रनिंग अ बिजनेस स्मूथली। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्ट्रैक्ट का इज टू इंश्योर सर्टेनिटी इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, हम लोग जो अपने डेली रूटीन में पर्सनल डीलिंग्स करते हैं वो भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग अ न्यूज़पेपर, परचेजिंग अ स्मार्टफोन, बोरोइंग अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। According to section 2H, an agreement which is enforceable by law is a contract. यानी contract is equals to agreement plus enforcement by law. Next आपका section 2E क्या बोलता है? An agreement is every promise and every set of promise forming consideration. यानी agreement आपका क्या होता है? Agreement is equals to offer plus acceptance. फिर आपका सेक्शन 2B क्या बोलता है? डिफाइंस प्रॉमिस एंड ऑफर प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। यानी जब भी जो हमारा ऑफर या प्रपोजल होता है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा स्कीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्कीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होता है आपका जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका सेक्शन इसमें 1 से 75 तक आता है। फिर है आपका स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपके 3 आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी, ये आपका सेक्शन 124 से 147 तक है। फिर है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, ये है आपका सेक्शन 148 से 181 तक। फिर है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेक्शन 182 से सेक्शन 238 तक। तो अभी फिलहाल में हम लोग जर्नल प्रिंसिपल जो है इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपकी 2 पार्टीज होती हैं। वैलिड ऑफर होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस होती है, लॉफुल कंसिडरेशन होता है एंड फ्री एंड वॉलेंट्री कंसर्ट होता है। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपना टीवी बेचा बी को, तो यहाँ पर ए जो है वो अपना टीवी देगा बी को, तो जो बी है वो भी टीवी के बदले क्या देगा? ए को पेमेंट देगा। तो ये जो है बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना। अगर बी जो है वो टीवी लेकर पेमेंट रिफ्यूज करता है या मना करता है पेमेंट देने से, तो जो ए है वो स्यू कर सकता है बी को। ऐसे ही अगर ए जो है अगर वो पैसे लेने के बाद टीवी बेचने से मना करता है तो बी जो है वो भी स्यू कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जब बनाया गया था तब तो बिल्कुल सही था, बट इन बिटवीन ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिससे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो कभी बन ही नहीं पाया एंड अनइनफोर्सेबल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर कर देते हैं। ऐसा काम जिसको हम लोग अपने मन से करना नहीं चाहते हैं, बट किसी के प्रेशर में आके किसी के डराने धमकाने से हम लोग जो काम कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ए और बी अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, एक दिन घूमने गए। ए ने जो है बी के पास अच्छी गाड़ी है, ए ने जो है वो बोला बी को कि तुम जो है मुझे अपनी कार दे दो। तो बी ने यहाँ पे क्या है, अपनी कार देने से मना कर दिया ए को। तो ए ने क्या किया, तुरंत बंदूक निकाली और जो है बी को डराने धमकाने लगा कि अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो तुम ये कार जो है वो मुझे दे दो। तो भाई जान तो सबको प्यारी है, तो बी ने क्या किया, अपनी कार जो है वो ए को दे दी। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें जो बी है वो अपनी मर्जी से करना नहीं चाहता था, उसके ए के प्रेशर में आके ए के डराने के बाद धमकाने के बाद जो है बी को ना चाहते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि हमारे लॉ के अगेंस्ट होता है या प्रोहिबिटेड होता है बाय द लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फिर है हमारा अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो वैलिड था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट अब जो है
हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। यानी दोनों पार्टीज में से जो है अब वो दोनों पार्टीज जो है अब वो एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में स्यू नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो हमारी दोनों पार्टीज की तरफ से जो अपने अपने जो भी उनके राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको पूरा कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा 6th, वो है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की हमारे आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक है यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो यूनिलेटरल आपका क्या होता है, जब एक पार्टी ने जो है अपनी ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा ना किया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलेटरल। फिर हमारा बायलेटरल, बायलेटरल में जब दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशंस है वो पेंडिंग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है हमारा एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियरली स्पेल्ड आउट की जा सके, आइदर इट इज बाय राइटिंग और वर्बली, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा या बोला नहीं जाता, इट इज डन थ्रू ओनली बाय एक्शंस, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो सबसे पहला होता है हमारा अग्रीमेंट, फिर होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फिर हमारा फ्री कंसर्न, नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन, फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट वन इज अग्रीमेंट नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड वॉइड, 8th है हमारा सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, 9 इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड 10th इज लीगल फॉर्मेलिटीज। तो एक एक को तो सबसे पहला होता है हमारा अग्रीमेंट, जो भी इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो वो अग्रीमेंट बनता है। इसमें जो है आपकी 2 पार्टीज होती हैं, एक पार्टी जो ऑफर क्रिएट करती है उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं, एंड अदर पार्टी जिसके लिए ऑफर बनाया गया हो उसको हम लोग ऑफरी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2nd, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल हो। अगर बाई चांस जो प्रोमिसेस हुए हैं उनको अगर दोनों में से कोई भी पार्टी ब्रीच करती है तो अदर जो पार्टी है वो कोर्ट में जा सके, इसलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न मतलब जब दोनों पार्टीज एक सेम चीज के लिए अग्री हो, यानी जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अदर पार्टी भी वही सेम चीज समझ के कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, किसी भी जोर जबरदस्ती या दबाव में जो है कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और ना ही कोई कोरिएशन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो और मिस्टेक हो, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री कंसर्न। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट होना कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 कॉम्पिटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, तो सबसे पहला है आपका ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब आपका मेजोरिटी एज में होना जरूरी है। आप 18 साल से कम के किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप 18 साल से कम किसी भी उम्र के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके लिए जो है आप कोर्ट नहीं जा सकते। फिर बी है आपका ही इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो वो सही दिमाग का हो, उसका माइंड एंड साउंड सही हो, जो गलत और सही के बीच में पहचान पाए और अपने इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिट को जान पाए, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, या अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको उससे क्या बेनिफिट्स होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, ये सब जो है चीजें को वो जान पाए, इसको हम लोग बोलते हैं ही इज ऑफ साउंड माइंड। फिर है आपका सी, ही इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब वो किसी लॉ के अंडर डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। इन जनरल अगर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंसॉल्वेंट ना हो, क्योंकि अगर कोई पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, भाई पेमेंट कहां से देगा, इंसॉल्वेंट है तो, ठीक है। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। जब भी हम लोग किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंसिडरेशन के बेस पर ही करते हैं, यानी जब भी हम लोग अपना कोई सामान किसी को देते हैं तो वो भी तो बदले में हमको कुछ पैसे देता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। तो इसमें क्या बोलता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए आपका, इट मे बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, और फिर जो है आपका जो कंसिडरेशन है वो
आपका लॉफुल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट और पर्पस जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इमोरल, इलीगल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आपका एग्रीमेंट किसी भी टाइप की लीगल फ्लॉ में सफर करता है देन द अग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट है हमारा अग्रीमेंट नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड वॉइड। सेक्शन 24 से जो 30 है वो आपका स्पेसिफाई करता है अग्रीमेंट्स को विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब अगर आप किसी भी तरीके की अनबन करते हैं या किसी भी काम को रोकते हैं या रुकावट डालते हैं तो वो वॉइड माना जाएगा। अगर बाई चांस आप किसी की मैरिज को भी रोकने का ट्राई करते हैं तो ये सब जो है क्या है आपका वॉइड माना जाएगा। 8th है हमारा सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन सर्टेन या सर्टेन होने के कैपेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड माना जाएगा। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 9th पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको परफॉर्म किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे बोलता है कि मैं चांद तोड़ सकता हूं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, चांद कैसे तोड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए जो है उसका परफॉर्म होना जरूरी है। लास्ट है हमारा कॉम्प्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब कोई भी एग्रीमेंट वेदर इट इज इन ओरल और राइटिंग तो उसकी जो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरा होना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन। अगर ये सब पूरा नहीं है तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो इन्फोर्सेबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए हमारे पास 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 जो हमारे मेजोरिटी की एज है वो हमारे 18 ईयर्स है। अगर कोई भी 18 ईयर्स से कम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो अपने आप डिसक्वालीफाई हो जाएगा। और 18 ईयर्स से जो कम का है उसको हम लोग माइनर बोलते हैं। तो सर्टन लॉ है जो माइनर के लिए है कि वो कब एग्रीमेंट कर सकता है। आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज वॉइड, मतलब कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर्स से कम वाले के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, मतलब बिगनिंग से ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वॉइड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बी, अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोर्ट ये कहता है कि जो माइनर है वो केपेबल है बेनिफिट्स को रिसीव करने में अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फिर है आपका सी, माइनर इज ऑलवेज गिवन द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ माइनर, मतलब अगर कोई भी माइनर धोखे से या झूठ बोलकर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ मेजर और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है या लोन ले लेता है तो इस कंडीशन में भी ही कैन प्लीड द एज ऑफ माइनॉरिटी। और यहाँ पर जो है आपका रूल ऑफ स्टॉबेल वो जो है अप्लाई नहीं करता अगेंस्ट द माइनर। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, मतलब अगर कोई भी गार्डियन एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर, माइनर के बिहाफ से माइनर के फायदे के लिए, तब जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी, कोई भी माइनर जो है वो इंसॉल्वेंट हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते एज ही इज अनएबल टू अवेल द डेट्स। अगर बाई चांस कोई ड्यूज पेंडिंग भी है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द माइनर देन ऑल्सो ही इज नॉट लाइबल फॉर द सेम। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। इन केस अगर कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द माइनर एंड द अडल्ट तो माइनर के बिहाफ से जो है उसके गार्डियन होंगे एंड जो भी लाइबिलिटीज होगी कॉन्ट्रैक्ट की वो ऑटोमेटिकली जो है वो फॉल्स हो जाएंगी किस पे, एडल्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट अ पर्सन शुड बी साउंड माइंड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो सही दिमाग का होना चाहिए, जिसको सही गलत के बीच का फर्क पता हो, जिसको ये पता हो कि जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो उसके बेनिफिट के लिए है भी या नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको कोई फायदा होगा भी या नहीं। कोई भी अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। लास्ट है आपका डिसक्वालिफाइड पर्सन। अपार्ट फ्रॉम माइनर्स एंड द पीपल विद अनसाउंड माइंड, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए उनके वेरियस रीजन हो सकते हैं डिसक्वालिफिकेशन के, दैट इंक्लूड्स पॉलिटिकल स्टेटस, लीगल स्टेटस अमंग अदर्स।
ज्यादातर जो है ऐसे आपके पर्सन हैं, उसमें क्या क्या हमारे होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, अलाइन एनिमीज होते हैं, कन्विक्ट्स होते हैं एंड इंसॉल्वेंट होते हैं अमंग अदर्स। तो ऐसे जो पर्सन है वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन होते हैं और वो लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।